चलिए, ये आपका कोहल वर्ग का सिद्धांत कहाँ तक हुआ है? नैतिक विकास के पक्ष, यही चल रहा है। देखिए, कोहल वर्ग कोहल वर्ग का सिद्धांत। कोहल वर्ग ने क्या किया है, जो सिद्धांत दिया है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत को इन्होंने कब दिया था? 1969 में। इसको इन्होंने 2 बार संशोधन इस पर किया। ठीक है। 1981 में एक संशोधन किया, फिर 1984 में दूसरा संशोधन किया, और यही 1984 का जो सिद्धांत इनका है, यही प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हमेशा पूछा जाता है, कोई भी जो थिंकर्स होता है वो निवासी कहाँ का है ना? तो ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहाँ के है ना? अमेरिकन थे। और इन्होंने यहाँ पे जो अपनी थ्योरी दिया, वो थ्योरी का नाम है नैतिक विकास। बात करें नैतिक, नैतिक होता क्या है? नैतिक हम किसे कहेंगे? कोई चीज नैतिक कब है कि नहीं? तो जो नैतिक है वही तो पुण्य है। जो भी कार्य नैतिक कार्य है उसी को हम कैसा कार्य बोल सकते हैं? पुण्य का कार्य, है ना? अब नैतिक हम किसे कहेंगे? क्या होता है नैतिक? इसकी परिभाषा कौन बताएगा? तो सामाजिक नियम, दूसरी बात है आदर्श और अपेक्षाओं। इन 3 चीजों के जो अनुरूप कार्य किया जाता है ना? इनके अनुरूप जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नैतिक कार्य। ठीक है। ये नैतिकता कब से आती है? क्या जन्म से होती है नैतिकता? नैतिकता कभी भी जन्म से नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए कोहल वर्ग ने नैतिक विकास में 3 चरण बताए हैं। 3 चरण। कितने चरण? 3 चरण। इसको 3 चरण कह लीजिए या 3 अवस्थाएं। ठीक है। 3 अवस्थाएं बताया है नैतिक विकास की, और 3 अवस्थाओं के साथ साथ इन्होंने प्रत्येक चरण की 2-2 उप अवस्थाएं यानी 2-2 उप चरण भी बताए हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर अवस्थाओं की बात किया जाए तो 3, और चरण जो होंगे यानी उप चरण जो होंगे 6। ठीक है। तो इन्होंने जो चरणों की बात की है वो 6, और अवस्थाएं कितनी? 3। क्लियर है बात यहां तक? 3। अब अवस्थाएं हैं तो अवस्थाओं का मतलब है कोई इसका एज वर्क होगा, एक उम्र होगी, एक आयु होगी। समझ में आया? तो पहली जो अवस्था है वो कब से कब तक मानी जाती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। ये पहला चरण है, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। ध्यान से पहले सुन लीजिए, अभी एक एक चीज को मैं लिखा दूंगा, है ना? ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक। तो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था, इस
पहली अवस्था है, इसमें 2 उपचरण होंगे, है ना, 2 उपचरण होंगे उसके व्यवहार के आधार पर, कैसा वो व्यवहार कर रहा है उसके आधार पर। इसके बाद दूसरा एज वर्ग क्या है, 10 वर्ष से 13 वर्ष, 10 वर्ष से 13 वर्ष, है ना, ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। इसमें भी 2 चीजें होंगी। उसके बाद आपकी तीसरी जो अवस्था है 13 वर्ष के ऊपर की, ठीक है, ये 13 वर्ष के ऊपर की, यहां पर भी 2 चरण आएंगे। समझ में आ रही बात? ये कुछ मूल चीजें हैं जो आपको एकदम याद होनी चाहिए कि कोहल वर्ग एक अमेरिकन है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और ये सिद्धांत इन्होंने 1969 में दिया, फिर उसमें 1981 में संशोधन किया और 1984 में भी इसको संशोधित किया था। और उसके बाद जो अपना इन्होंने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं और 6 चरणों का उल्लेख किया है। क्लियर बात? नैतिक विकास भी सबको समझ में आ गया, है ना? चलिए, अब जो नोट करना था आपको, इसमें नोट करिए थोड़ा सा। पहली बात तो नैतिकता, है ना, कहां तक नोट किया है आपने, देखें जरा, बता रहा हूं। थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जुड़े रहे आप लोगों के साथ, है कि नहीं? हाँ, नैतिकता, तो नैतिकता में नोट कर लीजिए सब लोग जो ना नोट किए हैं। सामाजिक नियम आदर्श, नोट करिए फटाफट। सामाजिक नियम आदर्श एवं अपेक्षाओं के अनुरूप, एवं अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया आचरण नैतिकता कहलाता है। किया गया आचरण नैतिकता कहलाता है, ठीक है। नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं, नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पॉइंट 1 में लिख लीजिए, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। आप लोग भी सुनते रहिए, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश में, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश में अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है। पॉइंट 2 लिखिए, सर्वप्रथम बालक का नैतिक विकास, सर्वप्रथम बालक का नैतिक विकास अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा, अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा पहले पुरस्कार, बच्चा पहले पुरस्कार, निंदा एवं दंड द्वारा, निंदा एवं दंड द्वारा अच्छे आचरण को, अच्छे आचरण को करता है और बुरे आचरण को छोड़ता है। अच्छे आचरण को करता है और बुरे आचरण को छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तब वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, न नैतिक होता है और न ही अनैतिक।
बल्कि वह नैतिक या अनैतिक आचरण समाज से सीखता है। समाज से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था में पहुंचने पर किशोरावस्था में पहुंचने पर उसके अंदर विवेक पैदा होता है। उसके अंदर विवेक पैदा होता है। और अब वह इसी व्यवहार के द्वारा इसी व्यवहार के द्वारा नैतिक व्यवहार को सीखता है। नैतिक व्यवहार को सीखता है। ठीक है। हरलॉक ने नैतिक व्यवहार को सीखने के लिए हरलॉक ने नैतिक व्यवहार को सीखने के लिए कुछ बातों को आवश्यक माना है। कुछ बातों को आवश्यक माना है। पॉइंट 1, बच्चों को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। बच्चों को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। कि क्या गलत है क्या सही है। पॉइंट 2, नेक्स्ट पॉइंट, यदि बालक अच्छा करे तो उसे स्वयं ही प्रसन्नता का अनुभव हो। यदि बुरा करे तो उसे खेद हो यानी दुख हो। है ना। तो अच्छा या बुरा क्या होता है, आप लोग अभी तक यही जानते थे ना कि जिससे अपना मन खुशहाल रहता है वो अच्छा है, जिससे मन दुखी हो जाए वो बुरा है। तो किसी का सामान चुरा लेने में भी तो अच्छा लगता है लोगों को, तो ये नैतिक है। आपके पास नहीं है, किसी के पास बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा मोबाइल है, तो मन करता है कि आप ले लो, और मौका मिला तो उसको मार दिए यानी चुरा लिए। तो ये नैतिक है कि अनैतिक? एक अवस्था है, अभी पढ़ोगे आगे, उस अवस्था में नैतिक है। समझ में आया? उस अवस्था में क्या है? नैतिक है। तो सारी चीजें परिस्थितियों के हिसाब से हैं। चलिए अगला पॉइंट, बालक को यह बताने का प्रयास करना चाहिए। बालक को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यवहार
क्यों सही है और क्यों गलत है। कोई व्यवहार क्यों सही है और क्यों गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों में चरित्र निर्माण, बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में, या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका पूरा नाम लॉरेंस है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की, बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं, कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे नैतिक विकास के पक्ष। आवश्यकताएं, नैतिक विकास के पक्ष है ना। आवश्यकताएं है, आवश्यकताएं, ठीक है। नैतिक विकास के पक्ष नोट करिए। नैतिक विकास के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग पक्ष बताए हैं, अलग अलग पक्ष बताए हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण पक्ष निम्नवत हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पक्ष निम्नवत हैं। नंबर 1, नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ठीक है। नैतिक ज्ञान क्या होता है जी? नैतिक ज्ञान का मतलब है उचित अनुचित का ज्ञान, है ना। उचित अनुचित का ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना। जिसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है, ठीक है। कोई कहे कि बहुत ज्ञानी हो, तो ज्ञानी हो मतलब चीज़ों को देखा सुना है आपने,
है ना। ज्ञान होना का मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिमान भी हो, बहुत बुद्धिमान हो, नहीं। बुद्धिमान का क्या परिभाषा है बुद्धि की? बुद्धि किसे कहते हैं? हमारे अंदर जो आंतरिक क्रियाकलाप होता है वो तो चिंतन है जी, है ना। हमारे द्वारा किया जाने वाला आंतरिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है? चिंतन। और हमारे द्वारा किया जाने वाला बाह्य क्रियाकलाप क्या कहलाता है? व्यवहार। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसके अंदर जितनी अधिक योग्यताएं हैं वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। समझ में आया? बुद्धि पूरी की पूरी एक टॉपिक है आपकी, बहुत सारे थिंकर्स भी हैं वहाँ। समझ में आया? तो नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो भी आपने देखा, सुना, समझा, जाना, उसके बारे में उचित क्या है और अनुचित क्या है, जब इसका ज्ञान हो जाता है तो कैसा ज्ञान कहलाता है? नैतिक ज्ञान। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो नैतिक ज्ञान है। और करना और कहना क्या चाहिए, जो सामाजिक नियम है उसके अनुरूप होना चाहिए, आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, है ना। और जो बड़े हैं, माता पिता हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। जैसे माता पिता अपेक्षा है उनकी कि हमारा बच्चा गया है, बहुत मेहनत से ज्ञान अर्जित कर रहा है, पढ़ रहा है ना, और एक दिन हमारे दुख को दूर करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। अब पता चला यहाँ कहानी कुछ और, दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, दिन भर पार्क में जा रहे हो, हाँ, केसर में है दम वाली स्टाइल में चल रहे हो। कभी कभी करने वाला झेल जाएगा। समझ में आया? दूसरा है, दूसरा नैतिक संप्रत्यय। नैतिक, दूसरा पक्ष है नैतिक संप्रत्यय। ठीक है? क्या होगा नैतिक संप्रत्यय? हाँ, कोई चीज क्यों उचित है और क्यों अनुचित है। ठीक है? क्यों उचित और क्यों अनुचित, इसी का ज्ञान जो है क्या है? नैतिक संप्रत्यय है। ठीक है? जैसे भाई घर वालों की अपेक्षाएं हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके अध्यापक बन जाओ, उसके लिए उन्होंने आपको बीएड बीटीसी सब करा दिया, है ना। अब उनकी अपेक्षा क्या है कि आप एक टीचर बनो, समाज में ज्ञान बांटो और समाज में प्रतिष्ठा पाओ, यही तो उनका है मेन उद्देश्य। अब आप जब ये समझ जाओ कि उन्होंने ऐसा क्यों सोच रखा है, उन्होंने ऐसा क्यों सोच रखा है, क्यों ये बात उचित है, हमको यही क्यों करना चाहिए, ये जब समझ आ जाती है तो वही है नैतिक संप्रत्यय का पक्ष। समझ में आई बात कि और डिटेल चलूं? आ गया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क। ठीक है? इसके आगे लिख लो व्यवहार का औचित्य। व्यवहार का व्यवहार का औचित्य। ठीक है? औचित्य का मतलब क्या होता है? परिणाम, यानी व्यवहार का परिणाम। कोई भी कार्य करते हो तो उसके लिए आपके अंदर नैतिक तर्क होगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा, नैतिक होगा। समझ में आया? जैसे कोई काम करना है आपको,
है ना, पढ़ाई करना है 8 घंटे, इधर पेपर मान लीजिए होने वाला है, कंपटीशन आगे, टीचर बनना है। अब 8 घंटे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका व्यवहार का औचित्य है कि आप घूमो टहलो या मोबाइल में टाइम व्यतीत करो? नहीं। आप ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हो तो ज्ञान का अर्जन कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जो भी व्यवहार कर रहे हो, जैसे टीचर आता है क्लास में तो आप लोग खड़े हो जाते हो, तो खड़े क्यों होते हो? जब ये चीज़ समझते हो तो संप्रत्यय हुआ, खड़ा होना उचित है। ठीक है, उचित है कि अनुचित है? टीचर आता है तो आप खड़े होते हो, क्यों खड़े होते हो? सम्मान में। जब ये जान गए कि मैं अपने टीचर के सम्मान में खड़ा होता हूं तो कुछ लोग पीछे से छुप के नहीं बैठे रह जाएंगे, टीचर के आने पे सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं टीचर का सम्मान कर रहा हूं, है ना। तो जब सम्मान के लिए खड़े होते हो, ये उचित अनुचित समझ गए, उसके बाद क्यों वो व्यवहार आप कर रहे हो ये समझ जाओ। ठीक है ना। तो व्यवहार का औचित्य, परिणाम, तो टीचर भी समझेगा कि इसका परिणाम क्या है, वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे आपके अंदर एक उसकी छवि है, कैसा आपने उसके लिए आपका अंदर जो व्यवहार है कैसे दिख रहा है। सोचो बड़ा अच्छा, और व्यवहार आप न दिखा पाओ उस तरह से तो लोग थोड़ी समझेंगे, है ना। वो व्यवहार बताता है कि आप किसी के लिए क्या सोचते हो। समझ में आया? जिस तरह का आप व्यवहार करोगे वो दिखेगा अगले को, है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार एक पक्ष ये भी है, नैतिक व्यवहार। ठीक है। नैतिक व्यवहार क्या होता है? परिस्थितिगत व्यवहार। समझ में आया? परिस्थितिगत व्यवहार। कभी कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपका कोई भी व्यवहार उचित माना जा सकता है। समझ में आया ना। नैतिक ही होता है। परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी नहीं है कि आप बहुत सही बोल रहे हो, बड़े सत्यवादी हो। ठीक है। लोग कहते हैं कि वो बंदा एकदम सही सही ही बोलेगा, लेकिन पता चला किसी के जान के लाले पड़े हैं और वो वहाँ छुप गया, आपने देख लिया। अब ये भी पता है कि वो पकड़ा गया तो मारा जाएगा। ऐसे में आपका जो नैतिक व्यवहार है क्या है? झूठ बोल देना कि नहीं मैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जान किसी की बचा लो इससे बड़ा कुछ नहीं होता, है ना। तो ये परिस्थितिगत व्यवहार नैतिक व्यवहार होता है। वहाँ झूठ बोल रहे हो तो वो भी क्या है? नैतिक व्यवहार है, उचित व्यवहार है। ठीक है। किसी को बचा रहे हो, खुद बच रहे हो कहीं जरूरत पड़ने पे तो काम चलाया जा सकता है ना। बहुत सही बोलने के चक्कर में पता चला सब बेकार हो जाए। आज के समय में अगर राजा हरिश्चंद्र घाट पे रहें और पत्नी चली जाए बच्चे को लेके रोते हुए, तो कैसा व्यवहार माना जाएगा? पूरी पूरी जनता, पूरी जनसंख्या जितनी है सब लोग गाली देना शुरू कर देंगे हरिश्चंद्र को कि इतने ईमानदार बने हैं कि अपने बच्चे के लिए इनके पास टाइम वाइम नहीं है। समझ में आया? तब वो आदर्श माना जाता था, और अब क्या माना जाता है? आदर्श ये है। ठीक है। आजकल उतनी ईमानदारी से नौकरी कौन करता है? एक डोम की नौकरी न करते थे वो लोग। सरकारी नौकरी में होंगे, अगर कहीं कुछ बात आ गई, पत्नी पता चला शॉपिंग में है, तो सरकारी गाड़ी लेके भी चले जाएंगे। तो सरकारी गाड़ी लेके जाना नैतिक व्यवहार है क्या? पत्नी की शॉपिंग के लिए जो सरकारी काम के लिए गाड़ी मिली होती है सरकारी ऑफिसर्स को, ऐसी परिस्थिति में पत्नी को घुमाने ले जाना, उनको टहलाने ले जाना, शॉपिंग कराना, घुमाना टहलाना, ये सब नैतिक व्यवहार नहीं है, लेकिन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब नैतिक नहीं है।
हैं क्या भाई? कहाँ हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की तरह तो कोई नहीं है। फिर नैतिक व्यवहार का मूल्य हनन कितने तेजी से होता है, आप देख के दुखी हो रहे होते हो, लेकिन जो नैतिक होता है ड्यूटी टाइम वाले में उस गाड़ी से कभी नहीं जाएगा, है ना। पता चला पिताजी पुलिस में हैं तो बेटा गाड़ी पे पुलिस लिख के घूमता रहता है, नैतिक व्यवहार है क्या? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और सब पुलिस वाले भी देखते हैं अच्छा स्टाफ का है गाड़ी, चलो छोड़ो जाने दो, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारियां लोगों में खत्म है, नैतिक व्यवहार खत्म है। ऐसे लोग अपने बच्चों से अगर उम्मीद करें कि उनके अंदर नैतिक व्यवहार कुछ आए तो आएगा? कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच्चों में नैतिकता आए इसके लिए आपको पहले नैतिक व्यवहार करना होगा, है ना। चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, है ना। कुछ और हेडिंग डाले हो क्या? नहीं। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। ये नैतिक विकास के पक्ष जो आपने पढ़ा, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे। कितने पक्ष पढ़े आपने? 4। 4 पक्ष आपने देखा। ये सबके लिए जरूरी है, कैसे व्यवहारिक है आपको समझ में आ गया, है ना। अब हेल्सन बी के अनुसार नैतिक विकास के पक्ष, हेल्सन बी, हेल्सन बी के अनुसार नैतिक विकास के पक्ष निम्न है, निम्न है। नंबर 1, नंबर 1 नैतिक व्यवहार। हेल्सन बी के अनुसार नैतिक विकास के पक्ष निम्न हैं। नंबर 1 नैतिक व्यवहार। लिखिए, नैतिक व्यवहार वह व्यवहार होता है, नैतिक व्यवहार वह व्यवहार होता है जब बालक किसी परिस्थिति में, जब बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक नियमों तथा उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए, सामाजिक नियमों तथा उचित अनुचित का, तथा उचित अनुचित का जब बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक नियमों तथा उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए व्यवहार करता है, ध्यान रखते हुए व्यवहार करता है, तो इसे नैतिक व्यवहार कहा जाता है। का व्यवहार करता है तो इसे नैतिक व्यवहार कहा जाता है, नैतिक व्यवहार कहा जाता है। नंबर 2 नैतिक भावना, नैतिक भावना। अब हम लोग पढ़ेंगे नैतिक भावना।
जब कोई बालक अनैतिक आचरण करता है तो अनैतिक आचरण करता है तो उसके भीतर जो भाव पैदा होता है, उसके भीतर जो भाव पैदा होता है उसी से उसके नैतिक भावना का, उसी से उसके नैतिक भावना का पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। यदि गलत आचरण करने पर, यदि गलत आचरण करने पर बालक में अपराध भाव पैदा होने लगे तो, यदि गलत आचरण करने पर बालक में अपराध भाव पैदा होने लगे तो, अपराध भाव पैदा होने लगे तो समझा जा सकता है कि बालक में, समझा जा सकता है कि बालक में नैतिक नियमों का विकास हो रहा है। नैतिक नियमों का विकास हो रहा है। ठीक है। जैसे बच्चे हैं, बालक अवस्था में, मान लीजिए 7 साल का बालक जब झुंड में 5-6 लोगों के साथ मेला देखने गया, है ना, गांव में मेला लगता है, देखने गया, और ऐसे में जब सब लोग साथ रहते हैं तो कुछ गलतियां भी करते हैं। कुछ बच्चे किसी दुकानदार कुछ सामान उठा के लेके भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे में अगर बच्चा उस समय वो गलती कर गया और बाद में अपराध बोध से ग्रसित हुआ, वो सोचा बाद में कि मैंने उसके साथ गलत किया, या ऐसा कुछ उसके समझ में जब आ जाता है तो नैतिक भावना उसके अंदर पैदा हो रही है। ठीक है। ये भावना कुछ महिलाओं में अभी तक बड़ी हो जाने के बाद भी नहीं पैदा होती। कैसे? जब खरीदारी करने जाएंगी तो 1-2 सामान ले लेती हैं। आप लोगों को बड़ा अनुभव है, लड़कियां एक भी नहीं मान रही हैं। हाँ देखिए, अब मान गई। हाँ, कुछ लोग होती हैं जो 2 सामान उधर बहकाए रहेंगी, इधर नीचे से काम करती रहेंगी। और लड़के भी किताबों की दुकान पर देखते रहेंगे कब वो भूले और मैं किताब लेके गायब हो जाऊं। उस समय उनके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होता। दुकान खोल के बैठा है, वो कमा के जाता होगा, कितने लोगों का पेट पालता होगा। हाँ, एक सामान भी मार दिया, अगर दिन भर में 10 लोगों ने 10 सामान मारा तो दिन भर का उसका नफा तो गया। और जो ऐसी इसीलिए वो सब क्या करते हैं, डबल तिबल दाम लगा के रखते हैं कि अगर कोई झटके से गायब भी कर दिया। अच्छा, अब कुछ लोग ज़्यादा ईमानदार होते जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लग जाने के कारण, है ना। पहले शुरू में क्या करते थे, जो टीवी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा पाता था, वैसे झूठे एक डिब्बा की तरह वहाँ लगा देता था,
है ना। तो चोर बड़े सतर्क होते हैं सब, वो सब पहले दिमाग अपना जो है चारों तरफ नजर दौड़ा लेंगे। ये शरीफ चोर होते हैं जो सामाजिक नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, है कि नहीं। चलिए, नैतिक निर्णय, तीसरा पॉइंट लिखिए, नैतिक निर्णय। यह नैतिकता का संज्ञानात्मक, यह नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व है, तत्व है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत यह उद्देश्य होता है कि बालक यह जान लेने का उद्देश्य होता है, यह उद्देश्य होता है कि बालक किस तर्क के आधार पर, किस तर्क के आधार पर यह स्वीकार कर लेता है कि यह स्वीकार कर लेता है कि कोई आचरण, कोई आचरण कब सही और नैतिक है, कोई आचरण कब सही और नैतिक है। ठीक है। जैसे आप चले जा रहे हो और आपको कुत्ते से बहुत डर लगता है, रास्ते में बैठा हुआ है, अब उस समय आपने निर्णय लिया उसको मार दिया, रास्ते के बगल में बैठा है फिर भी मार दिया, हाँ, तो ये नैतिक व्यवहार था? बोलिए। किसी न किसी परिस्थिति में नैतिक हो सकता है। इसके लिए कितने लोग नहीं मानेंगे। अब इसके आधार पर ये पता हो जाएगा कितने नैतिक कौन हैं। वो बैग पे लड्डू क्यों रखा है भाई? हाँ, चलिए अब लिखिए फ्रायड के अनुसार, फ्रायड, अभी ए हेल्सन बी के अनुसार था ना, अब किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। ये नैतिक पक्ष की बात हो रही है, अभी किस चीज की बात हो रही है? नैतिक पक्ष की। तो फ्रायड के अनुसार जब बालक अपने माता पिता के, जब बालक, हाँ जी, जब बालक अपने माता पिता के अभिवृत्तियों व भावनाओं को, अभिवृत्तियों व भावनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो यही अभिवृत्तियां, तो यही अभिवृत्तियां
वह भावनाएं आगे चलकर बच्चे का विवेक का रूप ले लेती हैं, विवेक का रूप ले लेती हैं। और बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है, भीतर से निर्देशित होता है। इस प्रकार फ्रायड ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आ चुकी है 2-3 बार। इस प्रकार फ्रायड ने नैतिक विकास में व्यक्ति के बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति के बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है, अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है, बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। अब देखो, ये जो व्यवहार है, बालपन में आप लोगों ने बहुत सारी शरारतें किया होगा, बहुत, कहीं कुछ लोग होते हैं लोगों को चिढ़ाते होंगे, सताए होंगे, ठीक है ना, बुजुर्गों के साथ छेड़खानी किए होंगे। ऐसी स्थिति में जो माता पिता होते हैं आपको निर्देशित करते हैं कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, गलत बात है, ठीक है। और वही चीज आपके अंदर बनी रहती है। जब आप बड़े होते हो तब भी उन बातों को, जब ऐसे अवसर आते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो आप, जो आप बचपन में सीख के आए हो, जो आप अनुभव करके आए हो, जो आप अनुभूति लेके आए हो, ठीक है ना। तो हर बच्चा कोई भी क्रूर नहीं रह जाता अगर माँ अच्छे से निर्देशित की रहती है ना। जीवों के प्रति आपके अंदर दया भाव भी वही जगाती है। किसी को परेशान मत करो, ठीक है, कोई अपना काम कर रहा है तो उसको मत कुछ कहो। ये सारी बातें आपके दिमाग में कौन बैठाता है? माता पिता, है ना। हर व्यक्ति जो रोड पर निकलता है तो हर कोई सुरक्षित अपने घर तक पहुंचना चाहता है, हर कोई चाहता है सुरक्षित पहुंचना, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा ले जाना, सबकी सोच होती है कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की। उसी के लिए लोग यहाँ बाहर निकल के मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे में कुछ अनैतिक प्रवृत्ति के लोग, जिनको संस्कार नहीं मिले होते, बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता, ऐसे ही लोग तो लूट खसोट कर रहे होते हैं। नहीं तो अगर उनको संस्कार मिला रहे तो उनकी जो अनुभूति है अंदर से निर्देशित करे कि ये बेचारा जो करके जा रहा है, कमा के लेके जा रहा है, अगर मैं उसको छीनूंगा, चुराऊंगा तो ये रोएगा, तड़पेगा, इसके बच्चे परेशान होंगे। ऐसा अगर लोगों के अंदर सोच, नैतिक आचरण ये आ जाए तो कहीं किसी का मर्डर ही ना हो, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती ही ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों पे निर्भर करता है। जब मम्मी कहती हैं कि बेटा ये चीज़ जाओ उसका वहाँ पे रखा है, उठा के लेके चले आओ, तो बचपन से उसको सिखाया गया, कहीं ना कहीं निर्दयी बनाया गया, है ना, कि हर उस चीज़ को जो अच्छी लग रही है अपना बनाओ। ऐसे में तो व्यक्ति तो क्रूर हो जाएगा, दया भाव नहीं रहेंगे, अंदर वो भावना ही नहीं जगेगी, विवेक उस स्तर पर काम ही नहीं करेगा, नैतिक आचरण जो में है, ठीक है ना। चलिए अगले हैं
बंडूरा और वाल्टर्स, बंडूरा और वाल्टर्स के अनुसार नैतिक विकास। देखिए सब लाइनें आती हैं क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है इनका। कोहल वर्ग जल्दी किसी को समझ में क्यों नहीं आते? बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी विचार ऐसे हैं ना कि चूंकि ये नैतिकता से संबंधित है, तो नैतिक विकास से संबंधित है, तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचारों को भी जानना। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है सबके बारे में बनते रहते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें दे दी जाती हैं। चलिए, इन्होंने क्या कहा है? इनका मानना है कि बच्चे के नैतिक विकास में, इनका मानना है कि बच्चे के नैतिक विकास में, बच्चे के नैतिक विकास में सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फ्रायड ने क्या माना था? बाल्यकालीन अनुभूतियों को नैतिकता का विकास में महत्वपूर्ण माना था। और बंडूरा और वाल्टर्स किसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं? सामाजिक अधिगम को। यही अंडरलाइन करे रहना है, यही क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कि भाई फ्रायड किसको महत्वपूर्ण माने, बंडूरा किस चीज को महत्वपूर्ण माने, है ना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर ने नैतिक विकास में, स्किनर ने नैतिक विकास में पुनर्बलन की भावना को, पुनर्बलन की भावना को महत्वपूर्ण माना है। महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब हम लोग आगे कोहल वर्ग को अब देखेंगे। यहीं से उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने नैतिक विकास में किस चीज को महत्वपूर्ण माना, तो पहले थोड़ा सा लिख लो, तो फिर हम लोग इसके सिद्धांत का डिस्कस करते हैं आगे। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक स्वरूप को समझने के लिए, बच्चे के नैतिक स्वरूप को समझने के लिए कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का, उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है। विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के द्वारा किए गए व्यवहार, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के द्वारा किए गए व्यवहार
के आधार पर बच्चे के नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका कारण यह है कि अधिकांश बालक डर या पुरस्कार के प्रलोभन में वांछित व्यवहार करते हैं। वांछित मतलब जरूरी, जो जरूरी रहता है। जैसे देखो, अभी बालक है ना, तो कोई पड़ोसी भी है तो उसको कहा कि बेटा एक काम करो, दुकान पे चले जाओ, ये सामान ले आओ, लो 5 रुपए तुम ले लेना। वो भागता हुआ चला जाएगा। घर पे उसको किसी और काम के लिए भेजा गया है, इस बात का उसको ध्यान नहीं रहेगा। वो 7-8 साल तक का बालक यही करता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे को लालची आप नहीं कह सकते, नहीं समझ सकते। पहले तर्क, यानी उसके पीछे उसका तर्क क्या था, ये देखना होता है। कुछ बच्चे किसी की बात को नहीं टाल पाते, है ना, सोचते हैं कि जल्दी से निपटा के चले आए, भाग दौड़ करके चले आए। तो हर व्यवहार के पीछे, जैसे आप ही लोग हो, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हो, लेकिन वो क्रियाकलाप करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा सोच के करते हो, समझ में आया। लेकिन समझने वाला उसको किसी और रूप में समझ लेता है, समझा भी जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो कहीं अगला ये ना समझ ले, जबकि नैतिकता आपकी कुछ और होती है, इसलिए व्यवहार कोई और करते हो, सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हो। जरूरत किसी चीज की होती है तो उस जरूरत को भी आप पाने से पहले आप क्या करते हो, सामाजिक नियमों के अनुसार आप क्रियाकलाप करते हो। क्रियाकलाप करने का मतलब क्या है, बाह्य क्रियाकलाप यानी व्यवहार करते हो। समझ में आ रही बात। तो यही है कोहल वर्ग का। अब यहां से हम लोग कोहल वर्ग के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें एक उदाहरण लिख लो, जैसे अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता, लेकिन बिस्किट या चॉकलेट के लालच में विद्यालय चला जाता है, लेकिन बिस्किट या चॉकलेट के लालच में विद्यालय चला जाता है, यह नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं है। यह नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं है। फिर किस लिए है, वहां पर उसको दिख रहा है कि हमको चॉकलेट दे रहे हैं, बस उतना देख के ही चला गया। वो नैतिकता के कारण नहीं कि विद्यालय जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ऐसा सोच के जाता है क्या, वो एक बस त्वरित कारण के कारण चला गया। लिख लिए सब। चलिए अब कोहल वर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, कोहल वर्ग का सिद्धांत। यहीं से हम पढ़ेंगे। कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की, और 6 उपचरण यानी चरण बताए हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में कल पढ़ते हैं।
मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर, ठीक है।